हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्रुव मेहता, आप सबका डीएम सर। ठीक है दोस्तों, तो 9th से जो 10th में आने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन सब के लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं कि उन सब के लिए अपन लोग चैप्टर 1 जो है आपका साइंस का स्टैंडर्ड 10th में, दैट इज केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, वो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। आज उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या है चैप्टर 1, कैसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है और किस लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है आपकी केमिस्ट्री की। अच्छा, इस चीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज आप साथ में समझ पाएंगे, इतने अच्छे वाला चैप्टर है। ठीक है केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1। आपका चैप्टर नंबर 1 क्या है? केमिस्ट्री पार्ट कर रहे हैं अपन, तो मैं लिखूंगा केम। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन की बच्चों बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट पेज में ही टेक्स्ट बुक में थोड़े बहुत एग्जांपल दे दिए। ठीक है, कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ओके, देखते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शंस और क्या होता है केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है मिल्क का। ठीक है, तो पहले मिल्क आ जाता है। देखो बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुना रहा हूँ। सबसे पहले मिल्क की बात कर रहे हैं, दूसरा आप लोगों को सीधा एग्जांपल दिया है आयन, कवर और पेन का। ठीक है, थर्ड आपको एग्जांपल दिया हुआ है ग्रेप्स का। फोर्थ आपको एग्जांपल दिया हुआ है फूड का। अब फूड के दो एग्जांपल दिए, पहले तो फूड कुक करने की बात की और फिर डाइजेस्ट करने की बात की। अच्छा, फिफ्थ वाला आपको एग्जांपल दिया है फूड, और इन सब लोगों के बाद पहले मिल्क, आयन, कवर, ग्रेप्स और फूड, उसके बाद एग्जांपल दिया फूड ही से रेस्पिरेशन का। अच्छा, जब मैं इन सब चीजों की बात करता हूँ तो पहले तो बेसिक चीज बात करूंगा, पहले ये बताऊंगा क्या होता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। पहले इन्हीं से हम लोग थोड़ी बहुत टर्म्स जानते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ मिल्क के बारे में, जब अपन को बात होता है मिल्क के बारे में, तो एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुना रहा हूँ। चलो, हम सबकी एक बहुत ही बढ़िया फैमिली होती है, सबकी फैमिली होती है। ठीक है, अब सबकी फैमिली में अभी जो मदर है आपके, वो तो वेकेशन पे नहीं है, आप सब वेकेशन पे हो, तो सुबह सुबह मदर जो है वो मिल्क लेते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में क्या आता है आपके घर में? मिल्क आता है। ठीक है, अब जो वो मिल्क आता है, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं, उस मिल्क को हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, उस मिल्क को हमारे मदर या फिर आपकी ग्रैंड माँ है, जो आपकी ग्रैंड मदर है, वो क्या करते हैं, आपके मम्मी या दादी लोग उनको गैस पे रखते हैं। गैस पे क्यों रखते हैं? कि सारे बैक्टीरिया और वो सब कुछ है वो मर जाए। लेकिन ये बात तो किसके लिए? साइंस वाले बच्चों के लिए। ये मैंने जो आपको बोला कि बैक्टीरिया और वो सब कुछ मर जाए, वो किसके लिए मैं बता रहा हूँ? साइंस वाले। अच्छा, अगर आपके मम्मी पापा के लिए ये क्यों है, मतलब मम्मी पापा क्यों उसको गैस पे रखते हैं? तो मम्मी पापा इसलिए दोस्तों गैस पे रखते हैं कि उनको ऐसा होता है कि दूध जो है वो फट ना जाए, मुझे उससे पनीर ना बनाना पड़े। ठीक है, दूध बासी ना हो जाए या दूध स्टेल ना हो जाए। ठीक है, मतलब दूध खराब ना हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको गरम मतलब गरम करते हैं। ठीक है, वो गरम करेंगे तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, उसका क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। चलिए एक टर्म्स यहाँ पे डिस्क्राइब हो गई थी, टेम्परेचर वाली साइंस वाली टर्म केमिकल रिएक्शन के साथ अपन बता रहे हैं। ठीक है, उसका टेम्परेचर या तो मैं इंक्रीज करूंगा, बाद में क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा। क्यों? पहले तो उसको गैस पे रखा, बाद में मैंने उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, अभी इंक्रीज किया, बाद में डिक्रीज किया, जिससे क्या होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो लैक्टेज एंजाइम, ठीक है, ये सब आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, वो उसमें ग्रोथ होगा नहीं। अच्छा, जो बच्चे पढ़ के नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड 10th में 6 चैप्टर है आपका। ठीक है, यस, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर जिसको फेमसली हम सब जानते हैं, वो चैप्टर पे हम लोग ये चीज भी पढ़ेंगे। और वो चैप्टर पे आप लोग लैक्टोज, लैक्टेज और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क और वो पूरा जितना भी पार्ट है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको वापस पता चल जाएगी। तो पहले तो बात हो गई एक खाली मिल्क की बात की। सुबह सुबह हमारे घर पे मिल्क आता है तो हम पहले तो उसको टेम्परेचर मतलब मिल्क को गर्म करने रखते हैं, बाद में उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं और देन
उसको फ्रीज में रखा जाता है क्योंकि वो बिगड़े नहीं, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा नहीं, उसमें लैक्टोज एंजाइम लैक्टोज बने नहीं, लैक्टेज एंजाइम वर्क करे नहीं, इस वजह से। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा का आ जाओ आयरन तवा और पैन। अच्छा, आयरन तवा और पैन की जब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आयरन तवा और पैन की जब बात करते हैं तो आपने रेडिश ब्राउन कलर का कुछ उसमें देखा होगा, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का कुछ हो जाता है, दैट इज व्हाट, कोरोजन है। कोरोजन है, क्या होता है, रस्टिंग। यस, कम ऑन, क्या, फिर से बोलो, फिर से सुनो, कोरोजन है, रस्टिंग। अच्छा, कोरोजन एंड रस्टिंग यहाँ पे लिख देते हैं साइंस वाले काम है। ये तो हम लोग चैप्टर 1 में ही पढ़ने वाले हैं, फिर से लास्ट में। बहुत बढ़िया चीज है कि स्टार्टिंग में भी मैं इन दोनों का नाम ले रहा हूँ और जब ये चैप्टर की एंडिंग होगी लास्ट वीडियो में भी यही चीज आप लोग सुनोगे, कोरोजन और रस्टिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो फिर से बात सुन कि रेडिश ब्राउन कलर की चीज उसपे हो जाती है, क्यों हो जाती है? तो कोई बोलेगा सर हमारे घर पे तो जो आते हैं मतलब बहन लोग वो सब जो करते हैं, या फिर हमारे घर पे तो वो लोग बहुत ही सोप यूज करते हैं, कोई बोलता है बहुत ही पानी यूज करता है। अब बढ़िया कोई आदमी होगा तो वो बोलेगा नहीं नहीं उनका तो कोई दिक्कत है नहीं, हमारे घर पे क्या था वो क्वालिटी अच्छी थी। नहीं दोस्तों, ये नहीं होता है। एक्चुअली हम लोग उसमें जब काम करते हैं तो उसका अपर लेयर जो होता है, आपका आयरन का तवा हो गया, पैन हो गया, जिसका भी हो गया, तो वो क्या हो जाता है, उसका अपर लेयर निकलना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। और आपका जो रेडिश ब्राउन कलर का कोरोजन रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसकी सरफेस पे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ सरफेस रिएक्शन है, सरफेस पे होता है, तो वो ब्राउन कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखना शुरू हो जाता है। अभी ये कॉपर के केस में भी है और सिल्वर के केस में भी होता है, तो आपका हमको के कॉपर और सिल्वर के केस में कैसा होता है ये टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के मुझे बताना है। अगर नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, लास्ट लेक्चर में ये चीज वापस पढ़ाने वाला हूँ, तब ये सारे अपने टॉपिक इंक्लूडेड है, तो कोई दिक्कत रखने की जरूरत है नहीं। पर जो आदमी पहले बता पाएगा, जो स्टूडेंट पहले बता पाएगा, उसका सही से बढ़िया प्रिपरेशन हो रहा है, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो ये तो मैं तो भी मेरी हुई थी। बाद में सुबह सुबह नाश्ता बनाते तो आयरन तवा या पैन पे बनाएंगे, या रोटी ले ले, भाकरी ले ले, परोठा ले, तो ये तो नाश्ता और दूध की बात हुई। अब ग्रेप्स, अब तुम लोग क्या है कि घर पे रह रहे हो, बाहर तो बहुत ही एटमोस्फियर खराब है, डिजीज वाला एटमोस्फियर है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो बाहर तो अपन को जाना है नहीं, लॉकडाउन में तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि हम लोग घर पे बैठे बैठे हेल्दी चीजें खाते हैं। जब हेल्दी चीजों की बात आती है तो पहला दिमाग में बात आता है किसकी, ग्रेप्स के बारे में, मतलब कि फ्रूट्स के बारे में। अब फ्रूट्स की बात कर रहा है तो फ्रूट्स तूने देखा होगा, अगर एप्पल की बात करूं तो एप्पल है ना वो ब्राउन कलर का हो जाता है, थोड़ा बिगड़ जाता है। ठीक है, अब मैं अगर ग्रेप्स की बात करूं, ठीक है, तो ग्रेप्स क्या हो जाती है, स्टेल हो जाती है, खराब हो जाती है। खराब ग्रेप्स मतलब हम बोलते हैं ना कि उतरी हुई ग्रेप्स। अब वो उतरी हुई ग्रेप्स को कौन खाएगा, कोई नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है, हम लोग तो सही सही प्रॉपर जो होती है वही ग्रेप्स खाते हैं। अच्छा, अब ये उतरी हुई ग्रेप्स हम लोग नहीं बोल सकते ना, उतरी हुई ग्रेप्स नहीं बोल सकते, हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ग्रेप्स में सर ऑस्मोसिस हुआ होगा कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 9 उसमें पढ़े थे तुम लोग, सर ऑस्मोसिस हुआ होगा। अच्छा, हाउ अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ होगा। अच्छा, आप लोगों ने सर ऑस्मोसिस तो सुना था, रिवर्स ऑस्मोसिस ये क्या होता है यार, ये क्या होता है सर, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं था, आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, कोई भी बड़ी गलत बराबर है। ऑस्मोसिस की जो मैं बात कर रहा था बच्चे, ठीक है, ऑस्मोसिस की जो अपन बात कर रहे थे, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ऊपर से चीज नीचे तक जाती है, कब तक, दोनों स्टेबल हो जाए तब तक। एक यहाँ पे था, एक नीचे था, धीरे 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 ऐसा हो गया। ठीक है, दोनों को सेम किया, ठीक है, तो ऑस्मोसिस हुआ, इक्वल किया। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है यार, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, क्वेश्चन तो यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे लिए कि यार रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। तो वही रिवर्स नाम ही ये है, अगर गाड़ी आगे जा रही है तो तू बोले एक्सेलरेट हो रही है, गाड़ी पीछे आ रही है तो तू बोल रहा था रिवर्स हो रही है, चैप्टर 9 में, चैप्टर 8 में, स्टैंडर्ड 9 में। ठीक है, तो अब रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या, लो से हाई में जाएगा, लो से किधर जाएगा, हाई में जाएगा, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है, 100% क्लियर हो कि नहीं। ठीक है, चलो अब तुम लोगों ने मिल्क पी लिया, नाश्ता कर लिया, ग्रेप्स खा ली, वेकेशन में खाना तो खाना ही पड़ेगा। अब खाना खाते हैं तो सबसे पहले बनाना पड़ता है, तो दो चीजें खाने के लिए, पहले बनाओ फिर खाओ, पहले बनाओ फिर खाओ, मतलब पहले कुक करो देन डाइजेस्ट करो, पहले कुक करो देन डाइजेस्ट करो। आज तो अपन लोग वही काम कर रहे हैं ना ज्यादा, या तो खाना बना रहे हैं या तो खाना खा रहे हैं। हम लोग जितने भी बड़े बड़े मतलब मेरे जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं। और तुम जैसे छोटे
छोटे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हो, डाइजेस्ट कर रहे हो, मतलब कि खाना खा रहे हो अच्छी लैंग्वेज में, साइंटिफिक, ठीक है। तो खाना जो बना रहे हैं ना हम लोग, जो बता रहा हूँ कि खाना बना रहे हैं, तो खाना बना कैसे रहे भाई, तो उसमें कुछ धनिया लगता है, मिर्ची लगती है, पाउडर्स लगते हैं ना सारे, वो अपन तो नाम मैं तो ज्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं तो कोई शेफ हूँ नहीं, तो मुझे लगता है मीठा मतलब कि सॉल्ट लगता होगा, एंड थोड़ी मिर्ची लगती होगी, धनिया, प्याज, पुदीना, ये वो सब कुछ लगता होगा। अच्छा, अब एक तुम लोगों को चीज पता है कि ये क्या होता है, पता है, उन सबसे रिएक्शन होता रहता है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ उसमें एसिडिक चीजें भी जाती है, उसमें बेसिक चीजें भी जाती है, उसमें सॉल्ट भी बनता है और न्यूट्रल चीजें भी होती है। हाँ सही सुने कि कुक मतलब जो फूड बनाने वाला, जो अपन का कुक होता है, मतलब अपन के जो शेफ होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं पता, वो रिएक्शंस भी करते हैं। अच्छा, उनको नहीं मालूम है कि वो रिएक्शंस करते हैं, हमको मालूम है वो रिएक्शंस करते हैं। जितनी लेबोरेटरी में रिएक्शंस होते हैं ना साइंटिस्ट करते हैं, वैसे ही सेम रिएक्शंस वो लोग भी करते हैं। बस चीज ये है कि उनको मालूम नहीं है, उनको ये पता है कि भाई इतनी मिर्ची डालो तो इतना स्वादिष्ट बनता है, इतनी मिर्ची ना डालो तो इतना स्वादिष्ट नहीं बनता, नींबू डालो तो खट्टा होता है, ये होता है, मीठा होता है, यही सब चीजें मालूम है। तो ठीक है, वो क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज किसकी है, केमिकल रिएक्शंस है। मतलब कि वो प्रॉपर्टीज किस वजह से, ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन, एसिड का होगा, बेस का होगा, सॉल्ट का होगा, ठीक है, अपन को थोड़ी पता है किस किस का रिएक्शन होगा। चलो, तो पहले बात होगी कुक के बारे में, ठीक है। दूसरी बात करते हैं डाइजेस्टिव। डाइजेशन किसमें होता है, अपनी बॉडी में होगा ना, ह्यूमन बॉडी में होगा ना। तो डाइजेशन जो होता है लिविंग बीइंग में होता है, अपनी बॉडी में होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। चैप्टर 6 में वापस वही डिटेल में पढ़ने, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। अब डाइजेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, वो बायोलॉजी के साथ भी पढ़ना है और केमिस्ट्री के साथ भी पढ़ना है। हाँ बहुत सही है। अब डाइजेशन से क्या होगा, अपन की बॉडी में ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज बनेगा तो थोड़ी बहुत एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगा, ये एटीपी और वो सब आप पूरा पढ़ोगे, 38 एटीपी रिलीज करता है, वो करता है, ये करता है, ठीक है। अरे भाई पहले एटीपी को तो छोड़ो, ये तो हो गई प्लांट की बात, अपन तो अपने डाइजेशन की बात करते हैं। अपन के डाइजेशन से क्या होता है भाई, सिंपल लॉजिक है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, मैं खाना खाता हूँ, मुझे उससे एनर्जी मिलती है, मेरा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, प्रोटीन बढ़ता है, लिपिड बढ़ता है, मेरा अल्टीमेटली फैट बढ़ता है, मैं तो सही सही बढ़िया लगता हूँ, तो बस मुझे खाना खाना है, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ तो मैं एकदम स्ट्रांग होता हूँ, ठीक है। खाना, बहुत से लोग आप जाते होंगे जिम में जाते हैं, तो बेटा जिम में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। आप कभी पतले देखते हो, कभी मोटे देखते हो, किसी का बॉडी देखते हो, किसी का नहीं देखते हो, तो वो लोग बोलते हैं मसल सर फ्रैक्चर हुआ है, मसल फ्रैक्चर होगा ना तो ही आपका बॉडी बनेगा। तो जिम वाले बंदे भी खास सुने, ठीक है, मसल फ्रैक्चर होना, स्पोर्ट्स में सुना होगा, मसल फ्रैक्चर होंगे तो ही सही सही दौड़ पाओगे, सही सही बॉडी बना पाओगे, मस्कुलिन बॉडी बना पाओगे। तो ये सारे क्या है, एक टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी। तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है, बढ़िया है। रेस्पिरेशन के बारे में जब बात करते हैं, जी हाँ, बस वही अपने वो बाबा जी है, वही उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करवाते हैं, एक्सेल करवाते हैं, इनहेल करवाते हैं। बाद में दूसरी चीज सुनी होगी सर, फूड में से वो ऑक्सीजन निकलता, मतलब कि एनर्जी निकलती है, जिससे भी अपन को ये मिलता है, वो मिलता है, सही बात है। तो बड़ा रेस्पिरेशन की तरह एनर्जी हुआ होगा ना भाई, मतलब एनर्जी मिल रही है, पूरा रिएक्शन हो रहा है, तो ही तो चल रहा है ये रिएक्शन। एकदम बहुत ही फेमस है, आगे चैप्टर में पड़ेगा, 6CO2 6H2 वाला, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज वाला। इसको अपन को बायोलॉजी का नेशनल रिएक्शन बोला जाता है, वो अपन आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी बेसिक चीजें, पहले 4-5 लाइन, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। स्टोरी के जितने भी वर्ड्स है, अगर चाहो तो टेक्स्ट बुक में लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, ये सब वर्ड्स लिख लोगे तो इसके ऊपर से स्टोरी आपको याद रहेगी, और स्टोरी याद रहेगी तो आपको ये इजीली लर्न करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। देख लो, ठीक है, बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। अब उसके जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो समझा रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ी और चीजें बता रहा हूँ। चलिए प्यारे बच्चे, अपन बात करते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता है तो क्या होता है। एक तो 2 चीजें होती है भाई, पहला तो सर फिजिकल चेंज होता है, सही है, एक तो फिजिकल चेंज होता है। दूसरा कौन सा चेंज होता है, दूसरा तुम लोग बोलोगे सर केमिकल चेंज होता है।
सर या तो फिजिकल चेंज होता है या तो केमिकल चेंज होता है। अच्छा, अब जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो बात सुन लो। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की अगर हम लोग बात करें तो आपको तो यही दिया हुआ है कि सर ये तो एक तो फिजिकल चेंज होता है, दूसरा केमिकल चेंज होता है। अच्छा, अब जब अपन लोग बात करते हैं तो क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग पढ़ के आए हो स्टैंडर्ड 9th में, ठीक है, कौन से मैटर वाले चैप्टर में। फिजिकल चैप्टर चेंज की बात करें तो सॉलिड, यहाँ पे आपका आ जाता है लिक्विड, और यहाँ पे आपका आ जाता है गैस। अब गैस वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड वापस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को और एक चीज मालूम होनी चाहिए, अगर लिक्विड से कोई चीज गैस बनती है तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। तो आप बोलोगे सर कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, अब लिक्विड से सॉलिड बनेगी तो क्या बनेगा, तुम लोग बोलोगे सर फ्रीजिंग पॉइंट बनता है। अच्छा, अब सॉलिड से अगर लिक्विड बनी तो क्या बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बनेगा, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट बनेगा। अच्छा, अगर इसका एग्जांपल लेने जाए ना तो वाटर, यहाँ पे लिख सकते हो वाटर, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हो ड्राई आइस, वो भी H2O के फॉर्म में। यहाँ पे लिख सकते हो वाटर, वो भी H2O के फॉर्म में। और यहाँ पे लिख सकते हो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कूल होता है ना, कंडेंस होता है ना, वो वाले एसी में से निकलते हैं, बहुत बार देखे होंगे, ठीक है, गैस के फॉर्म में निकलते हैं, आपको थोड़ा वो स्पंज जैसा मिलता है बार्बर की दुकान में, जी हाँ वही वाटर ड्रॉपलेट्स। अच्छा, अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। आदमी मतलब कि रिएक्शन होगा तो अगर कोई चीज मान लो ड्राई आइस था तो उसका रिएक्शन हुआ तो वो पानी बन गया। अच्छा, पानी को अगर बहुत हीट करवा दिया तो वाटर ड्रॉपलेट्स बना दिया। देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या बता रहे, सॉलिड से लिक्विड तो वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड से गैस तो क्या हो जाता है, बॉइल हो जाता है। आदमी मतलब उसको गर्म करना पड़ता है, हीट लिक्विड से सॉलिड करने के लिए फ्रीज में रखना पड़ता है, उसको फ्रीज करना पड़ता है। यहाँ पे फ्रीज, यहाँ पे गैस, आपका घर की चीजें यूज हो रही। और मेल्टिंग पॉइंट के लिए तो अपना इंडिया पूरा कहीं पे भी कुछ भी रखो मेल्ट हो ही जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो आज घर पे एक्सपेरिमेंट कर लो, एक आइस का ट्यूब लो, उसको 2 मिनट के लिए बाहर रख दो, पानी ना हो तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। अगर पानी है तेरे पास, ठीक है, एक छोटा सा एक मतलब लीजिए कोई भी वेसल, उसमें पानी रखिए, गैस में डालिए, गैस में डालोगे वो गैस हो ही जाएगा, धीरे धीरे आपको उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स दिखना, या फिर मतलब वो जो बंद किया होगा उसके ऊपर, लीड के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स, तो धीरे धीरे अगर थोड़ा सा पानी रखोगे तो हो ही जाने वाला, ठीक है। अब गैस से लिक्विड से सॉलिड वाला फ्रीजिंग पॉइंट देखना है, पानी लेके उसको रख दो वही वेसल में, फ्रीज में, तो फ्रीज हो जाएगा। ये बेसिक पार्ट है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वाला। सॉलिड है वो कंप्रेस नहीं हो सकता, लिक्विड है वो कंप्रेस, पार्शियली कंप्रेस हो सकता है, गैस कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगा और आप उस पर मतलब लिख सकते हो, अगर आपको बेसिक ना मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन प्रिपेयर द वीडियो ऑफ दैट आल्सो, ठीक है। तो आज अभी यहाँ तक सॉलिड, लिक्विड, गैस रखता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज की जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो मैं केमिकल चेंज की इसके साथ बात नहीं करूँगा। केमिकल चेंज की मैं बात कब करूंगा, जब मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगा, ठीक है, मतलब अभी एक एक्टिविटी करेंगे, इसके बाद ही सीधा ये खत्म करने के बाद, और बाद में ये रिएक्शन वाला नहीं तो चलिए शुरू ही कर देते हैं ये वाला पार्ट। अगर ये किसी को देखना हो तो यू कैन राइट डाउन, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है तो यू कैन रेफर 9th की टेक्स्ट बुक, या फिर मुझे बताइएगा तो मैं उसको वापस आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। लिख लिया बच्चों, ठीक। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं और केमिकल चेंज पे आते हैं, ठीक है। देखो अब कुछ ऐसा कभी जिंदगी में देखा होगा, रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2, प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2 या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, दैट इज मेन प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए पहले तो सिंपल से ही बात करवाता हूं मैं आपसे, ठीक। यहाँ पे आपको ठीक है। अब पहले तो नामकरण कर देते हैं इन लोगों का। देखो इनको बोलते हैं रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट दोस्तों। अब इनको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इस साइड को बोला जाता है LHS और इस साइड को बोला जाता है RHS। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट बुक के बाहर का लिख देते हैं। अच्छा
अच्छा, टेक्स्ट बुक के बाद का क्या लिखेंगे? आपने यहाँ पे देखा होगा कुछ इस तरह से, दैट इज टेम्परेचर, बाद में प्रेशर और कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट में पीटी, पीडी और एनजी। अच्छा, समझा रहा हूँ, पहले आपको पूरा लिख के दे दूं, देन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा था बैलेंस्ड एंड उनका ऑपोजिट अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं तो क्या क्या केमिकल चेंज आ रहे हैं देख लेते हैं। 4 चीजों के केमिकल चेंज आएंगे दोस्त, देखते हैं क्या क्या आएगा। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस वाला, फिर भी समझाएंगे। अच्छा, अब एक पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे, दैट इज चेंज इन ऑर्डर। ये आप इंक्लूड कर दीजिएगा एक्टिविटी 1.2 के बाजू में, ठीक है। अच्छा, अब देखो, पहले तो ये चीज समझाता हूँ, बाद में एक्टिविटी 1.2 समझाता हूँ और ये सारी चीजें समझाता हूँ। सुन, अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, हम सबको पता है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंज आते हैं, उसमें फिजिकल चेंज आते हैं। अब किस वजह से आते हैं वो चीज देख। मान लो दिस इज रिएक्टेंट 1, ये कोई मॉलिक्यूल है, दैट इज क्या, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? HCl है, ठीक है। ये क्या है? रिएक्टेंट 2, मान लो ये है अपना NaOH, इसको मैंने बना दिया एसिड, इसको मैंने बना दिया बेस, कोई भी ले सकते हो, एसिड बेस लेने की जरूरत नहीं। इसको HCl दिया, इसको NaOH दिया। अच्छा, इसका कोई प्रोडक्ट निकलेगा, दैट इज नकल, NaCl। क्या होता है? नकल, NaCl मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड मतलब आपका सॉल्ट। अच्छा, एसिड बेस और सोल्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ले रहा हूँ सिर्फ रेफरेंस। मतलब जब ये दोनों रिएक्शन, मतलब जब कोई दो केमिकल, ठीक है, क्या मतलब जब दो केमिकल मिलते हैं, क्या होते हैं? मिलते हैं, क्या होते हैं? फिर से मिलते हैं, तब क्या बनता है भाई? एक प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है दोस्त? प्रोडक्ट बनता है। जब दो केमिकल मिलते हैं ना, तब प्रोडक्ट बनता है। अब मान लो वो या तो एक मेन प्रोडक्ट बनता है, या 2 या 3 या 4 व्हाटसोएवर सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनते हैं। जब दो केमिकल मिलते हैं तब नया रिएक्शन होता है, तब नया प्रोडक्ट बनता है, मतलब कोई नया केमिकल बनता है। दो केमिकल के मिलने से तीसरा केमिकल बनता है, पहली बात। अब जो ये दो केमिकल मिलते हैं ना, जिससे नया प्रोडक्ट बनने वाला होता है, मेन केमिकल को बोलते हैं रिएक्टेंट, या फिर उसको कभी कभी बोला होता है सबस्ट्रेट। अच्छा, भी आपको कोई कभी बोले 11th में जाओ कि भाई ये सबस्ट्रेट और इस साइड प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर सबस्ट्रेट क्या है, सर रिएक्टेंट क्या है, सर ने तो सबस्ट्रेट बोला नहीं। दोस्त, जो रिएक्टेंट होता है ना, उसी को सबस्ट्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट बोला जाता है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट, ठीक, क्लियर है, समझे कि नहीं? ओके, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी बोला जाता है। अब जिस चीज से रिएक्शन हो रहा है ना, जो चीज दोनों मिल रही है ना, उसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, आपका मैथ्स में होता है ना, LHS इज इक्वल टू RHS हो, तो ये थ्योरम या प्रूव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिएक्शन तब भी प्रूव होता है, लेकिन वो बाद में देखते हैं। पहले तो ये रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट है, उससे क्या बनता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड को LHS बोला जाता है, और प्रोडक्ट साइड को, जहाँ पे प्रोडक्ट बनती है, उसको RHS बोला जाता है। अब मान लो एरो इस साइड है, मतलब एरो जिस साइड होता है उस साइड प्रोडक्ट बन रही होती है। मान लो अगर एरो इस साइड होता ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एरो दिखाया था कुछ इस साइड, तो दोस्त प्रोडक्ट ये वाली हो जाती, रिएक्टेंट ये वाली हो जाती, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और ये दोनों बनते, ठीक है। तो ये RHS हो जाता और ये LHS हो जाता। लेकिन अभी तो आपका एरो का क्या डायरेक्शन है? इस डायरेक्शन में। ये एरो बहुत ही महत्व की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जिस डायरेक्शन में है ना, वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है, वही LHS और RHS की डायरेक्शन है। तो ये तो हुई बेसिक बात, ठीक। अभी यहाँ पे जब बड़े भाई बहन की टेक्स्ट बुक देखोगे ना 11th 12th में, तुम लोगों को तो खास कुछ है नहीं, पर यहाँ पे बहुत सी चीजें लिखी होती है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को ऐसा कभी कभी इस तरह से ट्राइंगल करके दे दिया होता है, तो तुम लोग सोच में पड़ जाते हो, यार ये ट्राइंगल किस चीज के लिए? चैप्टर 4 में बहुत ट्राइंगल है, तो आपको सोच में पड़ जाओगे। तो ये ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्त? तेरा टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? तेरा
टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर मतलब अगर इतना टेम्परेचर ये दोनों रिएक्टेंट के साथ मान लो कोई भी टेम्परेचर दिया लाइक 230 केल्विन, ठीक है, अब 230 केल्विन अगर दे दिया तो प्रोडक्ट फास्ट बन जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट फास्ट बन जाएगी। वो फास्ट प्रोडक्ट को बनने में हेल्प करेगा, वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो सिर्फ हेल्प करने वाली चीज है, ठीक है। वो क्या है? हेल्प करने वाली चीज है, ठीक है। हम लोग है मतलब क्या है, देखो भगवान ने टीचर को क्यों बनाया? स्टूडेंट लर्न तो वैसे भी अकेला भी कर सकता था, आप लोग अभी बहुत से रिसोर्स है कि अच्छे से अकेले लर्न कर सकते हो, लेकिन जिसको बढ़िया और सही लर्न करना होता है उसके लिए उसको क्या चाहिए? जो उसको फास्ट लर्न करवा पाए, सही लर्न करवा पाए, सही डायरेक्शन में गाइड करवा पाए। इसीलिए भगवान ने किसको बनाया? टीचर को बनाया, ठीक है। इसीलिए तो सेकंड स्थान हम लोग किसको देते हैं? टीचर को देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये बात हो गई आपकी टेम्परेचर के बारे में। अच्छा दोस्त, अब टेम्परेचर के बारे में बात हो गई। चलिए टेम्परेचर, अब यहाँ पे मैंने एरो करके लिखा है प्रेशर। जी हाँ, आपने तो नहीं देखा होगा, मेरी गारंटी। 10⁵ एटमॉस्फेयर 10⁵ पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये वो एसटीपी, एनटीपी, ये सारी टर्म्स रहती है 11th स्टैंडर्ड की, ठीक है। अब वो आपने तो देखी नहीं होगी। कहीं कभी क्या होता है, प्रेशर ज्यादा दो ना तो भी चीज फास्ट हो जाती है। लाइक मैंने बात बोली ना, आप लोगों को कंप्रेस करना पड़ता है, पार्शियल प्रेशर देना पड़ता है, ये अपन की ये फिजिकल वाली पार्ट में, ठीक है। अच्छा, केमिकल वाली पार्ट जो बच्चों को नहीं पता चल रहा, केमिकल वाली पार्ट में मेरे पास एक ट्रिक है। आप लोगों ने वो मेटल वाला चैप्टर सुना होगा, तो उसमें आपने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर वाला सुना, तो ये अपन खत्म करें ना तो मैं आपको पहले वो भी एक चीज इस वीडियो में ही बता देता हूँ, तो यार आपका क्या है, क्लियर ही हो जाए। देखो ये सब चीजें टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर अगर पढ़ लोगे ना तो तुम लोगों का फायदा है, ठीक। तो फायदे में रहो, कायदे में रहो, ठीक है। चलो देन कैटालिस्ट। अच्छा, कैटालिस्ट की बात करें तो तुम लोग की पूरी टेक्स्ट बुक में, तीन ही कैटालिस्ट है, पीटी, पीडी और एचजी। स्टैंडर्ड 10 में तो चैप्टर 3 के 5 रिएक्शन है, ऐसे 3 के 4 चैप्टर, ठीक है। अब वो चारों चैप्टर में तुम लोगों को पीटी, पीडी या एचजी एक तो कैटालिस्ट देखने नहीं मिलेगा। पहले तो क्वेश्चन आएगा, सर क्या होता है कैटालिस्ट? कैटालिस्ट अपना दोस्त होता है। जी हाँ, कैटालिस्ट रिएक्टेंट का दोस्त होता है। कैसे? वो रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, वो रिएक्शन को फास्ट करने में काम आता है, ठीक है। वो फटाफट काम करके देता है। अपन के होते हैं ना बहुत से जुगाड़ू दोस्त कि वो कोई भी काम तो फटाफट हो जाते हैं उनसे, ठीक है। वो जो फटाफट काम करने वाले दोस्त है ना, वो अपने कैटालिस्ट है, ठीक है। तो उसमें अपन के 3 दोस्त, पीटी मतलब प्लेटिनम, पीडी पैलेडियम, एचजी मर्क्यूरी, ठीक है। पीटी, पीडीएम, एचजी 3 होते हैं तुम लोगों के, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। अब बात करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। अब इन्हीं चार्ट के ऊपर से आपको पता चल जाएगा क्या होता है बैलेंस रिएक्शन और क्या होता है अनबैलेंस्ड रिएक्शन। मान लो कि यहाँ पे अगर 3 है, आपका मास यहाँ पे 3 है, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, बैलेंस अनबैलेंस से पहले केमिकल चेंज पढ़ा देता हूँ और एक्टिविटी समझा देता हूँ, बाद में आपको बैलेंस अनबैलेंस मस्ट एक एमजीओ आपका, क्योंकि इसीलिए क्योंकि आपका केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक का फर्स्ट जो रिएक्शन है ना, फर्स्ट पहला वाला जो रिएक्शन है आपकी टेक्स्ट बुक का, वो अनबैलेंस्ड है। तो चलिए भाई, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है तो उसको बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम लेंगे, ठीक है। केमिकल चेंज की बात कर रहे थे, अब केमिकल चेंज की बात कर रहे थे तो इसमें तो दोनों कंडीशंस, मतलब चारों पांचों कंडीशंस दी हुई है। केमिकल चेंज पढ़ने से पहले मेरे को लगता है वो आपको मैं समझा दी है कंडीशन पढ़ने से, तो वो ड्रॉप कर देते हैं, तो पहले वो कंडीशन समझते हैं, ठीक है, बाद में ये कंडीशंस पे आते हैं। ओके, अब केमिकल चेंज की जब कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो केमिकल चेंज की कंडीशंस क्या होती है? पहले तो आपने देखा होगा कि भाई एटम्स है, अब वो एटम्स में से मॉलिक्यूल्स बन रहा है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स आगे जाएगा, वो बोलेगा ओनली वन टाइप ऑफ एटम है, तो मैं एलिमेंट बन जाऊंगा, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल आगे जाएगा, वो मॉलिक्यूल आगे जाके कंपाउंड बनाएगा। कंपाउंड कैसे बना होता है? तो कंपाउंड 2 और मोर एटम से बना होता है। अब देखो इसमें बहुत ही ट्विस्टिंग, टंग ट्विस्टर, ओनली वन टाइप ऑफ एटम एलिमेंट, ओनली एंड ओनली वन टाइप ऑफ एटम एलिमेंट, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम कंपाउंड, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम कंपाउंड या 2 और मोर एटम कंपाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट आया अपन का खास दोस्त और फाइनली मिक्सचर।
अच्छा, ऐसा टेबल आप लोगों को किसी ने दिया नहीं होगा, टेक्स्ट बुक में भी पूरा स्ट्रेट जाते रहता है, तो स्ट्रेट जाने वालों का बहुत फायदा नहीं होता। तो अगर छोटी सी चीज में सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो इसको छोटा सा कैलेंडर बना तो ओनली वन टाइप है, तो ये है, मोर देन वन टाइप है तो कंपाउंड है, अब मोर देन वन टाइप है तो वो मॉलिक्यूल ही होगा, ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम तो आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल ही होगा, ठीक। अब मिक्सचर मतलब भेल, मिक्सचर मतलब क्या, भेल। अब भेल दो टाइप की होती है ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आप बोलोगे सर ऐसी तो मैंने किसी मेनू में भेल ही नहीं देखी, ऐसी भेल देखने के लिए तो मुझे आपके रेस्टोरेंट में आना पड़ेगा आपकी जैसी। तो ये केमिस्ट्री की भेल है ना भाई, ये केमिस्ट्री की भेल। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम फेज में जो रहता है ना, अगर सॉलिड का सॉलिड हो जाए, लिक्विड का लिक्विड हो जाए, गैस का गैस हो जाए, मतलब रिएक्टेंट भी सॉलिड में, प्रोडक्ट भी सॉलिड में। गैस के लिए बात करें तो रिएक्टेंट भी गैस में, प्रोडक्ट भी गैस में। अगर लिक्विड के लिए बात करें तो रिएक्टेंट भी लिक्विड में और प्रोडक्ट भी लिक्विड में। तो वो होती है तेरी सेम फेज वाली पेड़। तो ये क्या हो जाता है, इसमें सेम फेज हो जाता है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं मुंबई की पेड़। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, मुंबई की पेड़। उसमें चटनी बटनी कुछ डाली नहीं जाती, पूरी सॉलिड ही होती है ना, सूखी बेल होती है ना, तो वो क्या होती है, सेम फेज में होती है। जिससे जो भी है एक ही फेज में है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो भी है एक ही फेज में है, तो मुंबई की बेल और हमारा होमोजीनियस केमिस्ट्री की बेल दोनों क्या होगी, सेम होगी। इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर इज अवर मुंबई की बेल, राइट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अच्छा अब क्या करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसकी बेल, चाइनीज बेल। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसकी बेल, चाइनीज बेल। सॉलिड भी जाता है, लिक्विड भी जाता है और गैस पे ही बनता है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट लिक्विड में भी हो सकती है, एक्वियस में भी हो सकती है, सॉलिड में भी हो सकती है, रिएक्टेंट सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। कोई दिक्कत कुछ पता चलता है नहीं। H2O वाला जो एग्जांपल दिया था, ड्राई आइस से वाटर, वाटर से ड्रॉपलेट्स, अरे भाई वही हुआ ना, सेम टू सेम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। केमिस्ट्री की बेल मतलब क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। केमिस्ट्री की बेल एंड चाइनीज बेल इक्वल टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हुआ। तो ये बात भी करें केमिस्ट्री के लिए। अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, बाद में चेंज ये सारे चेंज पढ़ने पड़ेंगे, पर उससे पहले एक एक्टिविटी भी बतानी है, ठीक है, और इक्वेशन भी। अच्छा चलिए, दोस्त अब बात करने वाले हैं अपन लोग ये चेंजेस के बारे में। अब चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो जैसे इक्वेशन होता है तो उसमें क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो वो मैंने तेरे को बोला कि भाई चेंज इन टेम्परेचर तो होने ही वाला है, मतलब या तो हीट आने वाली है या तो हीट जाने वाली है। मतलब उसमें दो चीज हो सकती है ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब तुम लोग बोलोगे सर ये दोनों नाम तो अपन ने पहली बार सुने, हमको तो नाम ही नहीं आते। आप ऐसे नाम क्यों बता रहे हो जो नाम अपन को पता ही नहीं। दोस्त चिंता मत कर, इसके बाद वाले लेक्चर में बहुत बढ़िया से क्लियर होने वाला है एंड और एक्सोथर्मिक। ये तो तेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है ये चैप्टर का, कोई चिंता नहीं, ठीक है। चेंज इन कलर बेस्ट एग्जांपल KMNO4 एग्जाम में पूछा ही जाता है, 11th स्टैंडर्ड की चीज है। लेकिन तुझे पता होना चाहिए क्या होता है सेल्फ इंडिकेटर, जिसका नाम है KMNO4। बहुत 11th वाले बच्चों को भी नहीं मालूम होता है, 12th वालों को भी नहीं मालूम होता है। तू याद कर ले, KMNO4 पर्पल कलर का होता है और धीरे धीरे वो कोई किसी भी चीज में डालो इजीली सॉल्युबल हो जाता है और फटफट स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो KMNO4 का एग्जांपल याद कर ले चेंज इन कलर के लिए, ठीक है। मिथिलीन ऑरेंज, मिथिलीन ब्लू याद करने के लिए इजी हो जाएगा दोस्त, ठीक है। मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन ऑरेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इवोल्यूशन ऑफ गैस सुना होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस तो बेटा बहुत बार सुना होगा। कोई भी रिएक्शन होता है तो गैस निकलता है, ये वो, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस बहुत ही कॉमन ट्रेजेडी है जब रिएक्शन होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो ये बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। अगर गैस रिएक्शन नहीं होता तो क्या दिक्कत थी, गैस नहीं होता तो कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते, कभी ये अपन के जो ये बोलते हैं ना कि घर में सिलेंडर फटा, ये वो सब होने ही नहीं वाला था। तो यार ये थोड़ा डेंजरस भी है, ठीक है। चेंज इन स्टेट तो होते ही है, जैसे मैंने बोला हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। इसीलिए मैंने पहले आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस समझाया कि आपको इजीली समझ में आए। देखो चेंज इन टेम्परेचर मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक हो सकता है। पीछे आप पूरा रिएक्शन लिख लो, मतलब रिएक्शन इस तरह हो जाता है, रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2। तो आप देखते हो एक मेन प्रोडक्ट बनी होती है, ठीक है। उसके बाद में लिखा होता है हीट मतलब क्या, टेम्परेचर चेंज, हीट रिलीज हुई है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक मतलब, ठीक है। चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर में KMNO4 का एग्जांपल ले लो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तुम
मतलब कि आपके गैस का सिलेंडर, चेंज इन स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, पूरा मतलब जो है अपना हेटेरोजेनियस मिक्सचर या H2O वाला एग्जांपल, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे H2O वाला एग्जांपल। H2O दोस्त यार एम्फोटेरिक है, वो भी तेरे को बताना है सेकंड चैप्टर में, वो भी बात करनी। चेंज इन ऑर्डर ये अपन का खास, ये मैंने बनाया, ठीक है। चेंज इन ऑर्डर के बारे में मैंने, चेंज इन ऑर्डर से याद रखिएगा, चेंज इन ऑर्डर जो है ना वो अपने नाक के साथ एसोसिएटेड है। जी हाँ, नाक के साथ। नाक के साथ कैसे कि उसमें स्मेल की बात करनी है, किसकी बात करनी है, स्मेल की बात करनी है। ये हो गया चेंज इन ऑर्डर, ठीक है। अगर स्मेल, अगर रिएक्शन हो रहा है तो स्मेल तो आने ही वाली है, मतलब पता चल ही जाता है ना। ये अपन नहीं बोलते थे खाना देके बासी है यार, ये है यार, ये है यार, अरे कोई खाने में टेस्ट में दिक्कत होती है? नहीं लगता यार, कल का लगता है, परसों का लगता है, सही नहीं है यार, ये रेस्टोरेंट खराब है, बस यही है चेंज इन ऑर्डर। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक आज का, और लास्ट टॉपिक आपका जो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन के बारे में दोस्त बताया था, ठीक है। अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होता है? आप लोगों को बोलोगे सर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, बड़ा जितना रिएक्टेंट होता है अगर उतना ही प्रोडक्ट हो, जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में होते हैं उतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में हो। मान लो दिस इज योर रिएक्टेंट 1, दिस इज योर रिएक्टेंट 2, गिव्स मी प्रोडक्ट 1 प्लस प्रोडक्ट 2, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि LHS इज इक्वल टू RHS होता है तो रिएक्शन बैलेंस्ड होता है। अच्छा, अब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है तो हैंस इट इज प्रूव्ड कि रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड। अच्छा, ठीक है, क्लियर। अभी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड मान लो कैसे गिना जाता है, ये थोड़ी मैथ्स है, तो तुम लोगों को बोलना है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, मतलब आपका LHS और RHS, या तो मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए, या तो आपके कंपाउंड सेम होने चाहिए, मतलब कंपाउंड की नंबरिंग, या फिर आपका मास सेम होना चाहिए, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट वाला पार्ट, ठीक है। और सेम चीजें तीनों यहाँ पे सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें दोनों साइड सेम हो जाती है, देन यू कैन से रिएक्शन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपकी टेक्स्ट का पहला एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन या ऑक्साइड गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, आपको मुझे बताना ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं है, कैसे? यहाँ पे 1 mg है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे कितने mg है? 1 mg है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने mg है? 1। ऑक्सीजन भी कितना? 1। बहुत ही ना इंसाफी है, इस 2 को 1 कर दिया है, अनबैलेंस्ड है। कैसा रिएक्शन है तू? अनबैलेंस्ड। एक्टिविटी 1.1 तुम लोगों की अनबैलेंस्ड हो गई। मैग्नीशियम रिमेन व्हेन गिवन टू व्हेन क्या बोलते हैं, हीट इन ऑक्सीजन, मतलब उसको हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अरे दोस्त नहीं है, लेकिन फॉर्मूला से सही, मतलब अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। अच्छा, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स अपन को टेक्स्ट बुक वालों ने दिए, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आपको ये रिएक्शन बैलेंस करने की मुझे ट्राई करनी है। कल के पहले लेक्चर में मैं ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन आप सबसे बैलेंसिंग का जानूंगा, उसके बाद ही ये वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे होता है बैलेंसिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसी के बाद आपको बहुत ही ये जो 7 रूल 10 रूल है ना बैलेंसिंग, वो सिर्फ 3 रूल में शॉर्ट एंड स्वीट में कंप्लीट करवा दूंगा, और 10 वाला रिएक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बढ़िया बढ़िया। तो अगर वो करना है तो सबसे पहले क्या करना है, मैग्नीशियम रिएक्शन वाला ये वाला रिएक्शन है उसको बैलेंस कर देना, ठीक है। अपन की टेक्स्ट बुक में बैलेंसिंग वाला चाहिए। अच्छा, अब जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन होता है ना दोस्तों, उसका दूसरा नाम मेरे को टेक्स्ट बुक में बोला गया है सिमेट्रिकल रिएक्शन, ठीक। तो ये चीज खास नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटी चीज बेचारी साइड में रह जाती, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन कल का होमवर्क क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस करना है, और देन मुझे आपको क्या करवाना है, पूरा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन वाला चार्ट और उसकी प्रैक्टिस। तो कल के चैप्टर में तो यही होगा, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन कल के लेक्चर में, एंड देन अपन आगे मूव ऑन करेंगे सारे टाइप ऑफ रिएक्शन को।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।